हेलो एवरीबॉडी। भारत के भूगोल के अगले टॉपिक की शुरुआत के इस सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल का दूसरा सेक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा आपके भारत का भूगोल का टॉपिक है और भारत के भूगोल का हम आज अगले चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे भारत के भूगोल के चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल और एरिया आदि से संबंधित चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और अगर बात किया जाए कि क्या भारत का क्षेत्रफल है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पर चर्चा करेंगे। अक्षांश व देशांतर के आधार पर भारत का विस्तार किस लेवल पर है, इस पर एक नजर डालेंगे। अगले टॉपिक पर आज कर्क रेखा से संबंधित चीजों पर चर्चा करेंगे कि भारत के कहां कहां किस किस क्षेत्र से भारतीय कर्क रेखा गुजरती है, यानी कर्क रेखा का विस्तार है। मानक समय रेखा पर चर्चा करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात करेंगे। मानक समय रेखा। इसके उपरांत अगर बात किया जाए तो कौन कौन से प्रश्न अभी तक आए हुए हैं वो सारी चीजें देखेंगे। पूर्वी पश्चिमी विस्तार इसी में हम देखेंगे। पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एरियाज हैं। और उत्तरी दक्षिणी विस्तार यानी भारत की विस्तार प्रक्रिया को भी हम देखेंगे, कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आज के इन चैप्टर्स पर हम चर्चा करेंगे, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं भारत के भूगोल में। सबसे पहला सेक्शन अगर बात करें तो आपका क्षेत्रफल। तो अगर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं भारतीय क्षेत्रफल की, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के विस्तार पर चर्चा करें, तो सबसे पहली बात तो यह जानना है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिणी एशियाई देश है, यानी दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में भारत का विस्तार है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय आकृति है, लेकिन अनियमित है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। अगर हम आकृति की बात करें, भारत की आकृति पर चर्चा करें, तो यह चतुष्कोणीय आकृति पर है। कैसा है? अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है इसकी। तो कैसी आकृति है? भारत की जो आकृति है वह अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है। यह भी सभी लोग जानेंगे। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है, ये भारत की आकृति है। और अगर हम पूरी पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड करें, इस रेखा को हम 0 डिग्री माने, यानी यह आपकी इक्वेटर है। अगर हम इसे इक्वेटर मानते हैं तो भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध की है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? आपके
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह जानना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशियाई देश है। भारत की आकृति की बात करें तो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है और यह उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाए, तो देशांतरी विस्तार में यह पूर्वी विस्तार है। तो भारत पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में है। यानी अगर बात करें तो देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में के दक्षिणी हिस्से में और अनियमित चतुष्कोणीय आकृति के साथ स्थित एक देश है। अब अगर विश्व स्तर पर क्षेत्रफल की बात किया जाए, अगर हम वैश्विक स्तर पर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो यह 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वें में अगर बात किया जाए, सबसे पहले आता है रशिया यानी रूस। सेकेंड नंबर पे अगर बात करते हैं तो आपका कनाडा है। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है विश्व का। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं तो आपका यूएसए के बाद आपका चाइना है यानी चीन है। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो ब्राजील पांचवा सबसे बड़ा देश है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया छठवां सबसे बड़ा देश है। और सातवें नंबर पे आपका इंडिया या भारत है। तो भारत सातवां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का देश है। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत विश्व के कुल भूभाग के क्षेत्रफल का 2.43% अपने यहाँ रखता है। यानी भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है? 2.43%। मात्र भारत के पास 2.43% हिस्सा है अगर बात किया जाए। और इस 2.43% हिस्से में आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 135 करोड़ प्लस लोग निवास करते हैं। यानी 135 करोड़ से अधिक के लोग यहाँ पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं। लगभग 137 करोड़ की आबादी रखने वाला देश है। इस आबादी के आधार पर अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व का 2.43% हिस्सा रखते हुए भी भारत में विश्व की आबादी का 17.5% हिस्सा निवास करता है। यानी अगर हम जनसंख्या की बात करें तो विश्व समुदाय की जनसंख्या का 17.5% यानी 17.5% पॉपुलेशन पूरे विश्व की वर्ल्ड की निवास करती है। और जबकि हमारे पास भूभाग या भूमि का हिस्सा मात्र 2.43% है। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत का अगर हम विस्तार देखें तो यह पूरब पश्चिम विस्तार हुआ, यह आपका उत्तर दक्षिण विस्तार हुआ। तो भारत का पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो अगर हम उत्तर से दक्षिण तक देखें तो यह 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर है। और अगर हम पूरब पश्चिम विस्तार देखते हैं तो 2933 किलोमीटर यह विस्तार है। तो पूरब पश्चिम 2933 किलोमीटर का विस्तार रखते हैं और 3214 किलोमीटर का विस्तार हम नॉर्थ और साउथ में रखते हैं।
ठीक है, तो आप सभी लोग यह भी याद रखें कि भारत का ईस्ट वेस्ट जो विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर और नॉर्थ साउथ जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो जब हम कुल क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। यह भारत का कुल क्षेत्रफल है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें इस क्षेत्रफल में ही अगर बात किया जाए तो 78,114 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह मौजूद है, जो आपका पीओके से संबंधित है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन है। और 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जो चीन को पीओके द्वारा दे दिया, पाकिस्तान के द्वारा दे दिया गया है। क्या और साथ में बात करें तो 37,555 किलोमीटर का जो एरिया है वो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। यह भी आप ध्यान रखेंगे जो इसमें जुड़ा हुआ है। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में कुल गांवों की संख्या 2011 में अगर हम बात करें तो 9 लाख, सॉरी सॉरी 6 लाख, 6 लाख 6 लाख 6,40,932 गांव थे। 2011 के अकॉर्डिंग भारत में कुल गांवों की संख्या आपकी कितनी थी? 6,40,932 गांव थे। यह भारत के बारे में ध्यान रखेंगे। अब अगर हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात किया जाए कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो सभी लोग याद रखेंगे कि 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर अगर बात करें भारत का 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका विस्तार है। यानी अगर बात किया जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब इसमें 6:45 से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जो अक्षांशीय विस्तार है, इसके बाद अगर यह जो रीजन है यह है आपका ग्रेट निकोबार का। ग्रेट निकोबार द्वीप है, उस द्वीप का बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। तो 6 डिग्री 45 मिनट जो है वो इंदिरा पॉइंट है और इसी से लेकर के
आपके 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है आपका अक्षांशीय विस्तार। लेकिन इसी को जब हम मुख्य भूमि क्षेत्र से जोड़ते हैं तब यह हो जाता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट यह है मुख्य भूमि। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का यह विस्तार मुख्य भूमि का विस्तार है। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। और अगर इंदिरा पॉइंट की बात आए तो 6 डिग्री 45 मिनट। अब देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो देशांतरीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इस 7 लिखा हुआ है इसे ध्यान रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक, तो यह क्या हुआ आपका, ये पूरा हुआ आपका देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड तक, तो यह आपका देशांतरीय विस्तार रहा। तो आपने देखा कि अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो इसमें उत्तरी अक्षांश जुड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा, इसमें भी आपका उत्तरी अक्षांश जुड़ेगा, नॉर्थ लैटिट्यूड, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब अगर बात किया जाए, एक मन में बात उठती है कि यह अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो अगर हम अक्षांश और देशांतरों की बात करें, यह भी आपके मन में बात उठ सकती है, मेरे मन में आया कि ये भी बताना चाहिए कि अक्षांश व देशांतर क्या है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो यह भी जानिए कि अक्षांश और देशांतर कैसे कहते हैं। पहले तो याद रखना है कि यह पृथ्वी के ग्लोब पर, यानी पृथ्वी की जो आकृति है जो हमने बनाया है, यानी मानव द्वारा निर्मित है, ग्लोब, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची गई हैं। तो पहली बात तो आप सभी लोगों को यह याद रखना है कि ये जो अक्षांश और देशांतर हैं, ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इनके पीछे खींचने के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि क्यों खींचा गया, तो किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए यह ग्लोब पर खींची गई हैं। तो यह ध्यान रखना है सभी लोग।
तो आप सभी लोगों को बच्चों याद रखना है कि सामान्य रूप में अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर इसलिए खींचा गया कि पहली महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि किसी भी स्थान की स्थिति को जाना जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर बात करें समय का मापन किया जा सके, समय का मापन संभव हो सके, इसलिए ग्लोब पर आपके इन रेखाओं को खींचा गया और उनमें समय में आपस में एक संबंध स्थापित किया जा सके। अब बात करते हैं आपके अक्षांश की। अक्षांश है क्या? तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। आप सभी याद रखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या है? आपकी अक्षांश कहलाती है, सभी लोग याद रखेंगे। अब अक्षांश की गणना कैसे की जाती है इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम यह आपका ग्लोब मान लें कि आपका ग्लोब है और ग्लोब पर मध्य से एक रेखा खींची गई जिसे 0 डिग्री रेखा कहा गया, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इसे। इसी को हम इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से क्या मतलब है? भूमि के मध्य से जाने वाली रेखा। इसके अलावा पृथ्वी का सबसे जो सर्वोच्च बिंदु है वह आपका नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव है, और यह अगर इसे हम केंद्र माने तो इस केंद्र से यह सीधी रेखा होगी, याद रखिएगा, जो 90 डिग्री होगी। इसी तरह यह सीधी रेखा 90 डिग्री होगी जो साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव है। तो एक तरफ उत्तरी ध्रुव, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव। अब प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई। देखिए, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई जो आपके इक्वेटर के पैरेलल है, समानांतर है। यानी एक 1 डिग्री पर ये पेन से खींचने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं समझिएगा, ये एकदम समानांतर रेखा है। इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। एक 1 डिग्री पर आपके 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध का मतलब 0 डिग्री से ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, ध्यान रखेंगे। यह दक्षिणी हिस्सा है, ये साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। 90 डिग्री तक एक 1 डिग्री के पैरेलल हमने उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं खींची। यह जो रेखाएं खींची, इन रेखाओं की संख्या होगी 89। कितनी होगी? 89 रेखाएं होंगी। 89 रेखाएं होंगी। और इसी तरह साउथ हेमिस्फीयर पर हम रेखाएं खींचेंगे एक 1 डिग्री के पैरेलल। ये खींचा इस तरह से 90 डिग्री तक, और जब हम 90 डिग्री तक यहां तक यह रेखाएं खींचेंगे तो यह इन रेखाओं की भी संख्या होगी 89। अब आपके
आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि 89 क्यों होगा? क्योंकि जब एंगल है, एक एक डिग्री पर हम पैरेलल एक एक बिंदु लेते चल रहे हैं, एक एक कोण लेते चल रहे हैं, सामान्य रूप में अगर बात किया जाए इस तरीके से, तो लास्ट में जब हम पहुंचेंगे इस बिंदु पर, वो पूरी तरीके से पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइन बचेगी ही नहीं 90 डिग्री पर। इसी तरह जब 90 डिग्री साउथ पहुंचेंगे तो ये पूरी तरीके से दैट इज अ पॉइंट, ये बिंदु में बदल जाएगा। तो 90 डिग्री उत्तरी गोला ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉइंट होगा। तो इसका मतलब 90 लाइनें नहीं होंगी, 90 लाइंस नहीं होंगी, रेखाओं की संख्या होगी दोस्तों 89, 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से यह जो रेखाएं हैं जो आपके सामने दिखी 0 डिग्री के समानांतर खींची गई 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक, इन्हीं को हम अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जब हम ग्लोब को सामने से देखने लगते हैं तो यह हमें रेखा के रूप में नजर आती है। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप इसे एक बॉल को लेकर के लाइन खींचिए, बॉल के मध्य में 0 डिग्री की एक रेखा खींच दीजिए पूरा आर पार चारों तरफ, इसी तरह की एक एक डिग्री पर एक एक एंगल बनाते जाइए और बीच से बॉल को हटा दीजिए, इमेजिन करना है, तो आपको सर्कल दिखेगा, लाइनों का सर्कल दिखेगा चूड़ी की तरह, बैंगल की तरह। इसलिए अगर बात किया जाए तो यह वास्तविक रूप में है क्या? वृत्त है, सर्कल है, दैट इज अ सर्कल। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो अक्षांश वृत्त होगा, रियल रूप में ग्लोब पर वह वृत्त के रूप में दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि हम एक साथ ग्लोब को सामने से पूरा नहीं देख सकते हैं तो हमें केवल एक पंक्त लाइन दिखाई देगी, रेखा दिखाई देगी, इसीलिए इसे बोलचाल की भाषा में हम रेखा के नाम से जानते हैं, बुक्स वगैरह में भी लिखा रहता है, लेकिन वास्तविक रूप में अक्षांश वृत्त के रूप में डिनोट करता है, यानी एक तरीके से यह वृत्त है। अब इसकी कुल संख्या की बात किया जाए तो एक तो रेखा हो गई आपकी 0 डिग्री वाली, प्लस 89 हो गई उत्तरी गोलार्ध की और 89 हो गई दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर की। तो कुल यह हो गया 9 प्लस 9 प्लस 1, 9 9 18 और 1 19, 9 1 है 8 8 16 और 17 179, यानी टोटल आपके लैटिट्यूड लाइंस की अगर बात किया जाए कि टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि लैटिट्यूड की संख्या है 179 ग्लोब पर, यानी ग्लोब पर अक्षांश वृत्त की संख्या 179 होती है, इक्वेटर को लेकर के, इक्वेटर को जोड़ करके। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179 है ग्लोब पर, राइट। अब बात करते हैं आपके देशांतर की, देशांतर रेखाओं की चर्चा कर लें, यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब देशांतर की बात करें या लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात करें, अगर हम लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात करें, फिर से एक बार पृथ्वी का आकार शेप बना लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा कम सही बना है, इसे इरेज कर देते हैं, राइट। फिर से एक बार ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। एग्जैक्टली काफी हद तक ठीक है। अब देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया,
और ध्यान रखेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम मिला करके सीधी रेखा खींचें और यह रेखा ही आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसी को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं, जीएमटी लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन में एक जगह है, यूके में ग्रीनविच नामक एक प्रयोगशाला है, ये वहीं से गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जीएमटी भी कहते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के रूप में भी जानी जाती है, आईएसटी लाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन के भी रूप में जानी जाती है, आईएसटी लाइन के रूप में भी जानी जाती है। यही 0 डिग्री है। इसके बाद प्रत्येक 1 डिग्री पर अब एक चीज और ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से जस्ट अपोजिट अगर हम खींचे, अब ये 0 डिग्री है, अगर पूरे सर्किल को राउंड कर लिया जाए तो ये राउंड हो जाएगा 360 डिग्री। हो जाएगा फ्रेंड्स, दोस्तों, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा पूरा गोला। और इसका जस्ट अपोजिट, जीरो का जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं कि ये 0 है, इसका जस्ट अपोजिट ये होगा, तो अगर ये 0 है तो ये 180 होगा, क्योंकि दोनों बराबर भागों में बटेगा, पूरा गोला 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो 0 का जस्ट अपोजिट 180 होगा, यानी वहां पर 180 डिग्री की आपकी देशांतर रेखा होगी, लॉन्गिट्यूड लाइंस होगी। अब इस तरीके से 0 से लेकर के 180 डिग्री इस साइड की रेखा को हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा क्या बोलते हैं? ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। और इधर की रेखा को हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। क्लियर? तो इधर वेस्ट लॉन्गिट्यूड, इधर ईस्ट लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर रेखा, और इस साइड अगर बात करेंगे तो आपका पश्चिमी देशांतर रेखा। अब इस प्रकार से प्रत्येक 1-1 डिग्री पर दोनों पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए इस प्रकार से अब यहां पर रेखाएं खींची गई। याद रखिएगा, ये समानांतर नहीं है, ये समानांतर नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और इसी तरह इधर भी खींची गई। तो यह जो रेखाएं बनी, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। अब इसमें इनकी कुल संख्या की बात किया जाए, कि कुल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है, टोटल कितनी संख्या है देशांतर रेखाओं की? तो देशांतर रेखाओं की अगर संख्या की बात किया जाए तो याद रखिएगा, एक रेखा तो हो गई आपकी 0 डिग्री की, और थोड़ी देर के लिए 180 की जो रेखा मौजूद है पीछे, इसके पीछे जो 180 डिग्री वाली रेखा है उसको मैं छोड़ दूं, तो इधर 1 से लेकर के 179 आपके पूर्वी देशांतर रेखाएं हो गई, 179 पश्चिमी देशांतर रेखाएं हो गई। ये क्लियर हो रहा है सभी को? निश्चित रूप से हो रहा होगा। पूर्वी और पश्चिमी हो गई, इसके साथ ही एक कॉमन रेखा यानी 180 डिग्री की रेखा अगर बॉल में आप खींचेंगे तो देखेंगे एक के ऊपर एक आ जाएगी, यानी कॉमन हो जाएगी। तो एक रेखा होगी आपकी 180 डिग्री वाली, जो कॉमन होगी दोनों साइड से। इस प्रकार से कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी 360। यानी अगर बात किया जाए टोटल आपके लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होगी, तो 360 होंगी। तो ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 360 या 360। अब इसी देशांतर रेखा और आपकी अक्षांश रेखाओं को जब दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, तब प्रत्येक स्थान की स्थिति का पता लग जाता है, और इन्हीं देशांतर रेखाओं के आधार पर
समय का मापन किया जाता है। यानी इन्हीं को आधार बना करके समय का मापन भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं समय का मापन कैसे किया जाता है। एक चीज और देख लेते हैं। तो आप देखिए, टोटल आपने देखा कि सर्कल कितना है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री है। और 360 डिग्री में अगर हम बात करें तो पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगा लेती है। 360 डिग्री अपनी जगह पर एक्सिस रोटेशन करने में अगर बात करें तो उसे कितना समय लगता है। आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट है, हम 24 घंटे मानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब है 1 आवर में या 1 घंटे में वो कितना घूमेगी, तो 360 डिवाइडेड बाई 24, यानी आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी 15 डिग्री। इसका मतलब है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है, तो 15 डिग्री घूम जाती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट लगते हैं। या यूं कहें कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। इसी को बेस बना करके दोस्तों, बच्चों, पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो टाइम का कैलकुलेशन होता है। क्लियर है, तो अब सभी याद रखिएगा कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री अपनी जगह पर घूमती है और उसी के आधार पे पृथ्वी पर टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। राइट, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो ये अक्षांश और देशांतर की कुछ बातें रही। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये 0 डिग्री रेखा है और इस प्रकार से आपकी देशांतर रेखाएं। तो एक कॉमन सी बात याद रखिएगा कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य यह जो दूरी है, यह इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है। और यह होती है 111.33 किलोमीटर, यानी भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के मध्य की दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। याद रखेंगे सभी लोग। और साथ में चित्र पर भी देखेंगे, आप चित्र बनाएंगे कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी घटने लगेगी, कम होने लगेगी। यानी दो देशांतर के मध्य की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती है, या यूं कहें ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ जाने पर वह दूरी बढ़ती है या ज्यादा होती है। राइट, तो ये विशेष रूप से आप सभी बातें ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अगर अगले टॉपिक की बात किया जाए तो हम बात करते हैं कर्क रेखा की। इसकी बात करते हैं कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। यहां पर पहले जानते हैं कर्क रेखा है क्या। ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, और पृथ्वी के मध्य से मैंने आपको बताया
मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के मध्य से हमने एक अक्षांश रेखा खींची है पृथ्वी के बीचों बीच ग्लोब पर, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या अक्षांश वृत्त आप कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको जानकारी हो गई, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। साथ में आपको पता है कि यह नॉर्थ पोल है, जिसे आप 90 डिग्री कह रहे हैं। यह साउथ पोल है, जिसे आप 90 डिग्री कह रहे हैं। अब इसी 0 डिग्री से बढ़ते हुए हमने उत्तरी गोलार्ध में एक यह रेखा खींची, जिसे हमने 23.5 डिग्री रेखा नाम दिया। इस अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा या कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इसी तरह 66.5 डिग्री पर भी हमने एक रेखा खींची है, वो भी इसके बारे में भी जान लीजिए। 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई उसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। क्या नाम देते हैं? आर्कटिक सर्कल। इसी तरह साउथ हेमिस्फीयर पर हमने एक रेखा खींची 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। इसी तरह साउथ में भी 66.5 पर एक रेखा खींची गई, जिसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो विशेष रूप से बच्चों, फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ये निश्चित रूप से याद रखना है कि 0 डिग्री की रेखा आपकी, अगर बात किया जाए तो कौन सी रेखा है? सामान्य रूप में ध्यान रखेंगे, कौन सी रेखा हो गई? आपकी इक्वेटर हो गई पृथ्वी पर। 23.5 डिग्री पर आपकी कैंसर लाइन या कर्क रेखा हो गई। 66.5 डिग्री पर आपकी आर्कटिक सर्किल हो गई, और 23.5 डिग्री साउथ पर कैप्रिकॉर्न लाइन हो गई या मकर रेखा हो गई, और 66.5 साउथ पर अंटार्कटिक सर्कल हो गया। इधर आपका साउथ है, साउथ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। याद रखिएगा, उसके साथ नॉर्थ जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, इसके साथ एस जुड़ेगा, साउथ। राइट। अब आपको पता है कि भारत कहाँ है? भारत है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी इससे ऊपर है। इंडिया की बात कर लेते हैं। इसका मतलब है जब ऊपर है, और आपको याद भी है कि भारत का विस्तार कितना था। अगर हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भारत का विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब अगर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और कहां से है? तो 6 डिग्री 45 मिनट से। तो इसका मतलब है कि यह आपके कैंसर लाइन भारत में है, टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भारत से गुजरती है। बाकी ना कि आर्कटिक सर्कल गुजरता है, ना इक्वेटर गुजरता है। ये नहीं गुजरता, ये नहीं गुजरता, ये गुजरती है, ये भी नहीं गुजरती। ये तो साउथ में ही है। इसके बारे में आप जानते हैं। अब यह है आपकी 23.5 डिग्री की रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन या कर्क रेखा। या कर्क रेखा यहां से गुजर रही है। अब भारत क्योंकि कई राज्यों का समूह है, इसलिए भारत की कुछ राज्यों से जा रही होगी। तो किन किन राज्यों से जाती है देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुजरात,
यानी वेस्ट टू साउथ चल रहे हैं हम, वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, याद रखिएगा। वेस्ट से चल रहे हैं तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद एकदम छोटा सा क्षेत्र जुड़ेगा राजस्थान का, राजस्थान का क्षेत्र जुड़ता है। फिर मध्य प्रदेश का, एमपी का क्षेत्र जुड़ता है। फिर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जुड़ता है। छत्तीसगढ़ से आगे चलेंगे तो आपका झारखंड का क्षेत्र इससे जुड़ता है, झारखंड का क्षेत्र। झारखंड से आगे चलेंगे तो आपका वेस्ट बंगाल का रीजन है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इससे जुड़ा हुआ। फिर त्रिपुरा का क्षेत्र है और मिजोरम का क्षेत्र है, यानी त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिलाकर के बात करें तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी आपकी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से गुजरती? 8 राज्यों से। पश्चिम से पूरब चलने पर यानी वेस्ट टू ईस्ट चलने पर इनका क्रम भी यही होगा, गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सबसे कम रेखा यानी अगर सबसे आपके विस्तार में कम लंबाई है तो सबसे कम इसका एरिया है आपके राजस्थान में, सबसे अधिक एरिया है आपके मध्य प्रदेश में। यह भी विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार और राजस्थान में सबसे कम विस्तार है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वह आपके कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित कैपिटल है। यानी आपके राज्यों की अगर बात किया जाए तो राज्यों में रांची एक ऐसी कैपिटल है जो आपके कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित कैपिटल है। ठीक है, तो ये आपके कर्क रेखा से संबंधित कुछ विशेष रूप से बातें रहीं जो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी 23 डिग्री एंड 25 मिनट पर विस्तारित है, जो आपके भोपाल यानी फर्स्ट नंबर पे रांची कह सकते हैं, सेकंड नंबर पे भोपाल सबसे ज्यादा नजदीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। आपका जो अगला टॉपिक जो है अगर उस पर बात किया जाए तो वह है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। बात कर रहे हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की, आईएसटी लाइन की। भारत की जो समय रेखा है जिससे भारत की टाइमिंग निकाली जाती है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा के रूप में या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के रूप में जानी जाती है, आईएसटी लाइन के रूप में इसे हम जानते हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन ही आपकी भारतीय मानक समय रेखा है, आईएसटी लाइन है। इसके बाद अगर बात किया जाए यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरने वाली आपकी आईएसटी लाइन है। ठीक, बेसिकली यह अगर किसी एरिया से जहां से भारत का मानक समय शुरू किया जाता है तो वह यूपी का मिर्जापुर है।
तो विशेष रूप से आप सभी लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि यह कहां से गुजरती है। तो यह रेखा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है और वहीं से आपके समय का मापन किया जाता है। हालांकि अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे इलाहाबाद मुख्यालय था, तो इलाहाबाद में एक जगह है, इलाहाबाद मिर्जापुर रोड पर नैनी, इलाहाबाद से जुड़ा हुआ। तो अंग्रेजों ने नैनी को ही इसका मानक माना। तो कई किताबों में आप सबको नैनी मिल जाएगा बुक्स में, लेकिन बेसिकली जो टाइम की वॉच लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है भारतीय मानक समय रेखा की, वह आपकी मिर्जापुर में लगी हुई है। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही आप ध्यान रखेंगे। और यह 5 राज्यों से गुजरती है, यानी उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों से गुजरने वाली रेखा है। किन किन राज्यों से गुजरती है एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात कर रहे हैं तो आपका मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ टच करती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद यह उड़ीसा, उड़ीसा और फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो विशेष रूप से आप सभी लोगों को याद रखना है, दिमाग में बिठाना है कि भारत के 5 किन राज्यों से गुजरती है, उनका क्रम क्या है, क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मानक समय रेखा के आगे कुछ विशेष रूप से। मैंने बताया कि भारत की मानक समय रेखा है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मानक समय रेखा है। और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या है, आपको मैंने बताया 0 डिग्री। क्या है दोस्तों, 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। ये आपका जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, और इसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, आईएसटी लाइन भी कहते हैं, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ध्यान रखिए। अब यहां से इस दोनों के मध्य डिफरेंस है 82.5 डिग्री का। ठीक, 82.5 डिग्री, इसका मतलब है, मैंने आपको बताया है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। मैंने बताया था कि 4 मिनट में 1 डिग्री आपकी पृथ्वी घूम जाती है। तो अगर दोनों के बीच समय का मापन किया जाए तो सीधे सीधे है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 82.5 मल्टीप्लाई बाई 4। आप देखेंगे 4 5 जा 20, 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 टू 10, फिर 0 1 कैरी हो गया, और 4 8 जा 32 और 2 34। यानी बात करें, ये पॉइंट लगा दिया मैंने, तो आपका आ जाएगा 340 मिनट्स। कितना आ गया, 340 मिनट्स आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 340 मिनट्स आ जाएगा। सॉरी, 1 कैरी हुआ था ना, तो ये 330 हो जाए, सॉरी सॉरी सॉरी। आप सभी लोग याद रखिए कि 330 हो जाए। 4 5 जा 20, 2 कैरी हुआ, और 4 2 जा 8 टू 10, तो ये हो जाएगा आपका 330।
330.0 मिनट, यानी कुल कितना आया, 330 मिनट आ गया। अब 330 मिनट आया तो 330 मिनट को अगर आप टाइम में आवर्स में कंप्लीट करो तो डिवाइडेड बाय 60, तो 60 से डिवाइड करो, 6 5 30, यानी 5 आवर्स और 30 मिनट्स, क्योंकि 60 मिनट का ही 1 आवर होता है। तो इस बेसिस पर, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा और भारत की मानक समय रेखा के मध्य जो अंतर पाया जाता है वो 5 घंटे का और 30 मिनट का पाया जाता है। 5 आवर्स 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के बीच अंतर कितना है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि ये 82 डिग्री और 30 मिनट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है और ये 0 डिग्री है। क्लियर। इसके अलावा जो भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा में सब टाइम हुआ होगा, उससे भारत का समय प्लस 5 आवर्स 30 मिनट होता है, क्योंकि यह 0 डिग्री से पूरब की तरफ है, आगे है। तो इसीलिए 5.5 घंटे का टाइम आगे होता है, यानी प्लस होता है उसमें। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए बच्चों, तो अगला आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी में अगर बात किया जाए तो भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पर अगर हम चर्चा करें, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का है किबिथु। किबिथु ये कहाँ है, अरुणाचल में है। विशेष रूप से याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का किबिथु हो गया। वेस्ट में अगर देखेंगे तो आपका गुजरात का गुहार मोता, गुजरात का गुहार मोता या गुहार मोती, गुहार मोता। उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और दक्षिण में अगर हम ग्रेट निकोबार में जाते हैं तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और यदि बिंदु पर जाते हैं तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी, या तो अंडमान निकोबार में निकोबार का आपका इंदिरा पॉइंट या तमिलनाडु का कन्याकुमारी। तो ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के महत्वपूर्ण बिंदु रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज के आपकी महत्वपूर्ण भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के क्लास रही। अगले क्लास में जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। साथ के साथ आप सभी लोग बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों, गुड लक।